सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। टुवर्ड्स द सेंटर वर्क करेगा ये। यहां पर O है, इसका जो स्पीड हो गई v, और ये टुवर्ड्स द सेंटर वर्क कर रहा है AC। अब जब टुवर्ड्स द सेंटर वर्क कर रहा है तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि इस पर एक्सीलरेशन तो हर समय रहना ही रहना है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर होगा एक्सीलरेशन मिलेगा ही मिलेगा। और स्पीड जो है वो पूरे टाइम क्या होगा? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन में होगी जो ऑब्जेक्ट। तो जब हम बोल ही रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड चेंज नहीं हो रही। अब लेकिन उसके बाद क्या होगा? एक्सीलरेशन होता है, और वो भी कहां? टुवर्ड्स द सेंटर। अब यही हमें निकालना है। पहले फोर्स निकालेंगे, उससे पहले हम निकालेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन चाहिए। देखो एक्सीलरेशन को निकालेंगे कैसे? सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? यहां से ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्ट जो है वो A पॉइंट पर है, थोड़ी देर बाद वो कहां पहुंच जाएगी? B पर। ठीक है, कितना एंगल? थीटा। इसका एंगुलर स्पीड, इफ एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी इज ओमेगा, देन ओमेगा विल बी इक्वल टू थीटा ओवर टी। तो थीटा किसके इक्वल होगा? ओमेगा टी। तो ये एंगल जो है वो ओमेगा टी हो गया। थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? ओमेगा टी की। अब क्या किया देखो हमने, यहां B पॉइंट है, इस B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये पॉइंट आ गया हमारा सपोज M। ठीक है, अब समझो यहां से अगर एक्सिस वाइज चलें कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर अगर हम चल रहे हैं, यहां पर इसको ये जो है OB वो इसकी रेडियस होगी। सर्कुलर मोशन में क्या है? इसकी रेडियस। और या फिर हम बोल सकते हैं ये जो R है वो इसका पोजीशन वेक्टर है। R क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर। O के रेस्पेक्ट B की पोजीशन बता रहा है ये। O के रेस्पेक्ट भाई B को ये बता रहा है, देखो भाई B इस डायरेक्शन में है, और किधर से देखने पर? यहां से देखोगे तो इधर है। तो रेस्पेक्ट O के कहां पर है? B पर। तो R क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर। अब इसी फिगर को देखना, यहां बना देते हैं एक फिगर, यही वाला। ये हमारे पास है O M B, और ये वैल्यू R, और ये थीटा है, और थीटा किसके इक्वल है? ओमेगा टी के इक्वल है। O M को फिगर में देखो तो ये X है, O M क्या है? X, और इससे देखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, X और Y। ट्राइंगल में पंडित बद्री प्रसाद से क्या होगा? इन ट्राइंगल OMB पहले लगा देते हैं साइन, या कॉस लगा दो, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन, तो बेस कितना है? और ये कॉस ओमेगा टी। तो x की वैल्यू क्या आ गई? R कॉस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर सेकंड, x आ गया। अब फिर से ट्राइंग चलते हैं, और अब हम लगा रहे हैं किसे? साइन को। तो साइन ओमेगा टी किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर कितना है? y, और ये तो y किसकी वैल्यू आएगी? R साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर आ गया। पोजीशन वेक्टर को हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा दोबारा से पढ़ लो। पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे R वेक्टर की टर्म्स में, और इसे लिखेंगे हम x i कैप प्लस y। 2 डायमेंशन है तो x और y आएंगे। 3 डायमेंशन होता तो z भी आता, तो z के साथ कौन आता? k। तो इसमें 2 ही आएंगे, x और y। अब x और y की वैल्यूज हैं हमारे पास, इन दोनों वैल्यूज को यहां प्लेस कर दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? R की। R इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है? R कॉस ओमेगा टी इंटू आई कैप प्लस R साइन ओमेगा टी इंटू जे कैप। R निकाल लो बाहर, और बचा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। R वेक्टर की वैल्यू है, इसे इक्वेशन नंबर बोल देते हैं हम यहाँ पर 4, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब वास्तव में देखो कर क्या रहे हैं, ये सब मेहनत क्यों की पता है? R निकल आया, पोजीशन वेक्टर है, एक तरह से समझो तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है भाई। R डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या बन गया? अब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल सकते हो, और वेलोसिटी से
एक्सीलरेशन, वही चाहिए, एक्सीलरेशन निकालना है, आर निकाल लिया। अब इसका अगर एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगी। दो बार डिफरेंशिएट करना है इसे, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और कॉस का होता है माइनस साइन। नहीं याद है तो याद कर लो, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, बस ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो वेलोसिटी की वैल्यू रख देते हैं, वी नो दैट वी वेक्टर इज इक्वल टू होगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और आर की वैल्यू यही रख दो, थर्ड से ही कहीं से भी रख दो, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा, डी अपॉन डी टी आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, और प्लस डी अपॉन डी टी आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अलग अलग हो गया दोनों। अब आर तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन, कॉस का क्या होगा माइनस में आर साइन ओमेगा टी इंटू, अब समझना आर तो है ही, कॉस का माइनस साइन आ गया, आई कैप है, किसके रेस्पेक्ट हो रहा है टाइम के, यहां पर क्या है टी नहीं है, ओमेगा टी है, तो टी का जो कॉफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई और होगा, टी का जो कॉफिशिएंट है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास वास्तव में ये है, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बस ये थीटा है, ये भी थीटा होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा आ गया डी अपॉन डी थीटा और साइन ए थीटा कुछ इसके साथ आ गया, तो फिर ए साइन की जगह पर कॉस ए थीटा होगा। साइन का तो कॉस होगा ही होगा, लेकिन जो जिसके रेस्पेक्ट कर रहा है उसका जो कॉफिशिएंट है उसका क्या होगा मल्टीप्लाई। वास्तव में डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर है, लेकिन फिजिक्स में इतना काम चल जाता है कि कॉफिशिएंट के हिसाब से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब किसका मल्टीप्लाई होगा भाई, ओमेगा, किसका होगा ओमेगा का, ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस आर साइन का क्या होगा कॉस और जे कैप, और इनटू आर बाहर आ जाएगा, ओमेगा भी बाहर आ रहा है, देखो आर ओमेगा बाहर, आर ओमेगा क्या बचा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। किसकी वैल्यू आ गई है, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू आर ओमेगा बाहर आई गया, साइन ओमेगा टी आई कैप कॉस ओमेगा टी जे कैप। क्लियर हो गया यहां तक। अब ये वेलोसिटी आ गई, किसकी वैल्यू आ गई वेलोसिटी, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इस वेलोसिटी का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है, और एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्सीलरेशन आएगा, और वही हमें सॉल्व करना था, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन चाहिए। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। वी नो दैट एक्सीलरेशन होगा dv अपॉन dt, ए वेक्टर इज इक्वल टू d अपॉन dt वेलोसिटी की वैल्यू यही रख देते हैं, आर ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप और प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। आर ओमेगा आ जाएगा बाहर, आर ओमेगा बाहर आ गया। अब डिफरेंशिएशन होगा दो बार में, माइनस में डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी आई कैप, और फिर आएगा यहां पर प्लस में डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी जे कैप। आर ओमेगा तो आ गया बाहर, ठीक है। v की वैल्यू पुट कर दी, और v की वैल्यू पुट करने के बाद क्या हुआ, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दिया, साइन वाला टर्म ये आ गया और कॉस वाला टर्म ये आ गया, ठीक है। अब फिर से वही प्रोसीजर है, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन। तो ये हो गया हमारे पास में आर ओमेगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ब्रैकेट, माइनस में साइन का क्या होगा कॉस ओमेगा टी आई कैप इंटू ओमेगा, यहां पर आ जाओ, माइनस कॉस का हो गया है माइनस साइन
और जे कैप इंटू ओमेगा। ये माइनस कैसे आ गया पता लग गया? क्योंकि कॉस का क्या होगा? तो माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप ओमेगा। कुछ कॉमन आ रहा है? आर ओमेगा स्क्वायर, इसमें से भी बाहर आ गया। माइनस भी लिख लें, माइनस में आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये बचा क्या? कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। आर को अंदर भेजो, कुछ काम है इससे। माइनस में ओमेगा स्क्वायर, वेक्टर में चल रहे हैं, आर अंदर जा रहा है, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अब इस ब्रैकेट को देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप और प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। तो इस पूरे को हटा के क्या लिख सकते हैं हम? आर वेक्टर। फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है, इसीलिए आर को अंदर भेजा था। तो ए वेक्टर की वैल्यू माइनस में ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर आ गई है। ये है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो वैसे तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा हो गया डेरिवेशन, लेकिन इसमें किया तुमने कुछ भी नहीं है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया है बस, यही तो किया है। आर को निकाल दिया और जैसे ही आर निकला इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी बन गई, और दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो एक्सीलरेशन आ गई। फिर आर का मल्टीप्लाई करके अंदर भेज दिया ऐसे बस। अब इसका देखो क्या हुआ, डायरेक्शन भी बता रहा है ये खुद। डायरेक्शन कहाँ है? ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर के अपोजिट हो। माइनस का साइन लगा है तो ए वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी? आर के अपोजिट। अपोजिट हो गई। फिगर में देखो आर की डायरेक्शन कहाँ है? आर की डायरेक्शन ये है, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी? टुवर्ड्स द सेंटर, और इसीलिए इसे बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। टुवर्ड्स द सेंटर आ गया तो क्या बन गया? ये सेंटीपिटल एक्सीलरेशन तैयार हो गया। ठीक है। और आर कहां से निकल के आता है? एक्स और वाई की वैल्यू से। ए से स्टार्ट हुआ, बी पर पहुंच गया, कितना एंगल था? थीटा। स्पीड हमने ले ली ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू हो गया थीटा ओवर टी, तो उससे थीटा की वैल्यू आ गई। बस फिर ट्राइंगल लगाया, पंडित बद्री प्रसाद ने एक्स और वाई की वैल्यू दे दी तुम्हें तुरंत। एक्स और वाई आ जाएगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? आर की। डिफरेंशिएट करो 2 बार और आंसर आ जाएगा। तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। और एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, अलोंग द रेडियस। रेडियस के अलोंग होगा वो, हमेशा सेंटर की तरफ जाएगा। तो अभी मैं जो क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग, वो यही आंसर था कि स्पीड उसकी कांस्टेंट है पूरे में, v स्पीड है उसकी फिक्स, लेकिन एक्सीलरेशन लग रहा है उसका। लेकिन एक्सीलरेशन कहां लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। इसी में क्वेश्चन और था 9th क्लास में ही, कि इसी में कि ऐसा कोई पोजीशन या कंडीशन बताओ जब कांस्टेंट स्पीड पर एक्सीलरेशन लगे और वो भी परपेंडिकुलर। तो वो यही है, क्योंकि वेलोसिटी उसकी यही तो है, ऐसे टेंजेंशियल होती है हमेशा। तो टेंजेंशियल हो गई है v की डायरेक्शन, अगर हम v लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, और एक्सीलरेशन कहां पर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। तो एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। तो स्पीड और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल कितना है? 90। तो एक कंडीशनल है ये, तो अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसमें ये बात लिख सकते हैं, डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन ऑफ ए विल बी in opposite direction of r vector and along r के अपोजिट तो है लेकिन r के along भी होगी वो। तो वो कंडीशन अभी मैंने बताई दी थी, क्या था ये? इस तरह से है, अगर हम यहां से o और ये है पोजीशन वेक्टर, तो ये हो गया r वेक्टर। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन जो होगा वो कहां होगा? इसके अपोजिट, इसी के अलोंग, तो ये हो गया AC। है आर की डायरेक्शन में ही, लेकिन उसके अपोजिट होगा, तो ये एक्सीलरेशन होगा। समझ में आ गया? इस फॉर्मूला को स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं हम, इन स्केलर फॉर्म। अगर स्केलर में लिखेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। माइनस का साइन डायरेक्शन के लिए तो आया था, जब स्केलर में लिखेंगे तो माइनस का काम क्या है? कुछ नहीं, हटा दो माइनस को, हट गया, तो ए आर ओमेगा स्क्वायर, वेक्टर भी हट गया।
तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें एक वैल्यू पुट करते हैं, रिलेशन पढ़ा है हमने, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा है। इससे ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इसको पुट कर दो, ओमेगा की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम इससे, तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा की वैल्यू यहां पर, तो ए इज इक्वल टू होगा आर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी, और इंटू क्या है आर, आर से तो क्या बचा, वी स्क्वायर ओवर आर। ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, या फिर दूसरा फॉर्मूला यही आर ओमेगा स्क्वायर। और चाहो तो ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, जो कल दो फॉर्मूला बताए थे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, और एक था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, तो वो भी रख सकते हैं हम यहां पर, ठीक है। इसी में एक वर्ड और अभी पढ़ लेते हैं, अगर हमें कहीं यूज पड़े तो एफ इज इक्वल टू बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, 9th में पढ़ा है, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ यही है, एफ इज इक्वल टू एम, ए की वैल्यू क्या आई है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्या है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वही जो एक्सीलरेशन की है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, और विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में चल ही नहीं सकती है, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में नहीं चलेगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं उठता वो सर्कुलर मोशन में आ जाए। अब खुद भी सोच के देख लो, कहीं से भी उठा लो, कोई भी सर्कुलर मोशन उठाओ, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। जैसे कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलाम फोर्स भी बोलते हैं उसे हम, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। और तुम जो जानते हो, जैसे कोई पत्थर बांध लो एक स्ट्रिंग में, धागे में, और फिर उसे घुमाओ, तो वहां पर वो स्ट्रिंग जो है, धागा, उसमें जब तक टेंशन नहीं आएगी तब तक वो स्टोन, पत्थर जो है वो सर्कुलर मोशन में नहीं आएगा। नहीं तो घर पे चेक कर लेना, अगर उसमें थोड़ा सा भी लूजनेस रहेगी ना उस स्ट्रिंग में, तो वो सर्कुलर मोशन में नहीं होगा, वो तभी सर्कुलर में आएगा जब वहां पर वो एकदम स्ट्रेच हो जाएगी, टेंशन आ जाएगी उसमें। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है, मतलब वो भी फोर्स है, तो वो टेंशन किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। कहीं भी सोचो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा सर्कुलर मोशन में, और अगर सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो मोशन खत्म, वो लीनियर मोशन बन जाएगा तुरंत। उसी पत्थर जो बांध रखा है ना, उसकी रस्सी टूट गई अगर, तो पत्थर घूमता रहेगा, नहीं घूमेगा, वो सीधे चला जाएगा, टेंजेंशियली जाएगा। सन जो है ना, वो अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, इसीलिए वो सर्कुलर मोशन में, अगर वो खींचना बंद कर दे तो अर्थ सीधी चली जाएगी, घूमना बंद कर देगी, वो सीधा जाएगी, फिर वो जहां उसका मन आएगा, वो तो उसका अपना मन है। अभी तो वो बाउंडेड है, बंधी हुई है, किससे, ग्रेविटेशनल पुल से खींच रही है वो, समझ में आ गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है। न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं इस पर बेस्ड, और ये एक कंसेप्ट समझ लो कि हाँ सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ये नहीं कि हम अभी पढ़ रहे हैं। मैंने अभी बोला जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी आ सकता है, फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है, मतलब कोई भी फोर्स हो वो काम करेगा। तो मतलब पूरी फिजिक्स में ये चीज यूज होगी, कहीं भी कोई क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर वो सर्कुलर मोशन हो गया, तो सर्कुलर मोशन जैसे ही अगर वर्ड कहीं दिखाई दे किसी भी क्वेश्चन में, तो समझ लेना कि वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब वो ढूंढो कौन है, ये कोई फोर्स नहीं है, ऐसे सोचो ये कोई फोर्स नहीं है, कोई और फोर्स है जो इसकी तरह से काम कर रहा है वो, तो तुम्हें वो ढूंढना पड़ेगा कि कौन है यहाँ पर जो इसे घुमा रहा है। बस वो किसके इक्वल होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, जो भी घुमा रहा है वही है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। आई बात समझ में। तो विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव
नहीं कर सकती। ठीक है, साइकिल मोड़ते हो, जब घुमाएंगे हम साइकिल, जब साइकिल हम घुमाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे झुका लेते हैं। अगर तेज चल रहे हो तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसे झुका लेते हैं। तो साइकिल को जैसे ही झुकाते हैं वैसे ही जो वेट है या रिएक्शन जो फोर्स जो लगता है वो हमें सेंटीमीटर फोर्स देने लगता है। और अगर हम नहीं झुकाएंगे ना तो या तो स्पीड बहुत कम करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कम, बिल्कुल धीमे धीमे मोड़ लो तो ठीक है। और तुम थोड़ा सा भी तेज अगर कोशिश की तुमने तो अगर सामने रास्ते के आगे खाई है तो वो इंतजार कर रही है तुम्हारा। और जब साइकिल नई नई सीखो या बाइक वगैरह वाले देखे होंगे सामने घुस जाते हैं, अरे मोड़ ही नहीं पाए, तब तक मोड़ तो रहे थे वो, लेकिन उन्होंने वो उसे झुकाया ही नहीं। जब उसे वो झुकाएंगे नहीं तो सेंटीमीटर फोर्स मिलेगा नहीं, तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, घूमेगी ही नहीं, वो जाएगा सामने, सीधे ही जाएगा वो। कार को अगर तुम ऐसे घुमाओगे ना, कार को अगर घुमाओगे तो कार स्लिप मारती है बाहर की तरफ। जैसे तो तेजी से मोड़ दो तो उसके टायर ऐसे खींचेंगे बाहर की तरफ, वहां वो फ्रिक्शन फोर्स लग जाता है अंदर की तरफ, वो बन जाता है सेंटीमीटर फोर्स। तेज कार, धीमे चलाओगे तो मोड़ लो, कोई बात नहीं है। वो तो तेज मोड़ी तुमने अगर जबरदस्ती, नॉर्मल तुम्हारे गांव वाली रोड की बात हो रही है, तो जबरदस्ती मोड़ोगे ना तो वो स्लिप करेगी एक तरफ, जैसे ऐसे जा रहे हैं, और इधर तुम मोड़ोगे ना तो इधर की तरफ भागेगी, पीछे की तरफ है, इतना नहीं, स्लिप करेगी बस ऐसे। जैसे वो स्लिप करेगी वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा, वो सेंटीमीटर फोर्स की तरह से काम करेगा। टायर घिसने लगेंगे वो अलग बात है। ठीक है, हाईवे में ये काम कर दिया है, हाईवे को उन्होंने झुका दिया है साइकिल की तरह से। जहां भी टर्न है हाईवे में वहां हाईवे तिरछा बना होगा, इतना सोचना पड़ रहा है। ये आराम चौराहे पे ऐसे ही जाएगा तो पूरा ब्रिज तिरछा बना है, पूरा ब्रिज, क्योंकि वहां टर्न है। क्योंकि मालूम है कि साइकिल को तो झुका के निकल जाते थे हम सेंटीमीटर फोर्स लेके, कार तो झुकेगी नहीं, तो उन्होंने वो रोड ही बेंड कर दी थोड़ी सी, उससे वो सेंटीमीटर फोर्स मिल रहा है उसे, और आराम से कार स्पीड पे निकल जाएगी बिना स्लिप मारे।